हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इस टाइम जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो उत्तर प्रदेश पुलिस का पिछले साल यानी कि जो पिछले आपके एग्ज़ाम हुए हैं उसका हिंदी का जो पेपर होता है, हिंदी के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस करने का जो एक बेनिफिट है आप सभी को पता होगा कि प्रैक्टिस करने से एक आपको ये पता चल जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपकी तैयारी कितनी है। ठीक है, तो इससे पहले भी हमारी और क्लासेस हुई हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दिया है कि और शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। और जो है बताना है कि जो और दिया है और शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन करना है, यानी कि और के और कौन कौन के शब्द होते हैं, इनके जो और के जो है अन्य जो अर्थ होते हैं, एक से अधिक अर्थ जो होते हैं। अनेकार्थिक मतलब जो और है इसका जो अन्य अर्थ होते हैं और क्या होते हैं, क्या अन्य और उसका होता है, यानी और जो लिखा है इसका क्या अर्थ होता है, क्या अन्य और उसका होता है या फिर दूसरा तथा होता है या फिर सब होता है, परंतु होता है या फिर परंतु या अपना होता है। तो ये जो और लिखा है और शब्द के जो अनेकार्थी शब्द समूह होते हैं वो कौन होते हैं, तो और को दूसरा भी कहते हैं और तथा भी कहते हैं। कहीं कहीं आप देखते होंगे कि तथा भी लगा होता है तो उसका भी मतलब और होता है। और जो है दूसरा होता है, ठीक है, और तो होता ही होता है, दूसरा जो है होता है ये भी और का ही अर्थ एक तरह से कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि जो काम करना कठिन हो वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। एक सेंटेंस दिया है कि जो काम करना कठिन हो उसको हम एक शब्द में क्या व्यक्त करेंगे। क्या दुष्कर कहेंगे, दूभर कहेंगे, कठिन कहेंगे या फिर असंभव कहेंगे। तो जो काम करना कठिन होता है, जो हम कर नहीं सकते हैं, वो क्या होता है, वो होता है असंभव। ठीक है, पॉसिबल ना हो, जो काम पॉसिबल नहीं होता, जो काम असंभव नहीं होता, जो काम असंभव होता है उसको हम क्या कहते हैं कि जो काम करना कठिन हो, यानी कोई जो ऐसा कोई काम हो जिसको हम नहीं कर सकते, कठिन हो, उसको क्या कह सकते हैं, एक शब्द में असंभव कहते हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। पक्षी पेड़ों पर अपना बनाते हैं, सही शब्द भरिए। ठीक है, पक्षी पेड़ों पर अपना, यहाँ पे डैश है, बनाते हैं, क्या बनाते हैं, नीर बनाते हैं, नीम बनाते हैं, नीड़ बनाते हैं या फिर नींद बनाते हैं। तो पक्षी पेड़ों पर अपना, नीड़ का मतलब होता है घोंसला। ठीक है, क्या होता है, घोंसला। तो पेड़ों पे क्या बनाते हैं, घोंसला बनाते हैं। घोंसला को जो है नीड़ भी कहते हैं, क्या कहते हैं, नीड़, नीड़ कहते हैं। ठीक है, तो जो है पक्षी पेड़ों पर अपना क्या बनाते हैं, नीड़ बनाते हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, बाकी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि अनु उपसर्ग से बना शब्द है। अनु जो उपसर्ग है इससे बना शब्द कौन सा है। क्या अनुचर है, अनुपमा है, अंतर है या फिर है अनुत्तर। तो हमने आप सभी को बताया था कि जो उपसर्ग होते हैं वो किसी मूल शब्द के, कोई मूल शब्द होता है, मान लीजिए यहाँ पे चर जो है मूल शब्द हो गया, उसके पहले जो शब्द लगता है वो होता है उपसर्ग। तो उसको जोड़ के, यानी किसी भी मूल शब्द में पहले जो शब्द लगाया जाता है, पहले जो वर्ड लगाया जाता है उसको क्या कह सकते हैं, उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अनु उपसर्ग से मतलब से बना शब्द का मतलब ये है कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि अनुत्तर, ये तो होगा नहीं, तर कोई शब्द नहीं होता है। ठीक है, ये होगा नहीं, पमा कोई शब्द नहीं होता, बल्कि चर एक मूल शब्द होता है और उसके पहले अनु जो है उपसर्ग लगा दिया गया तो वो क्या हो गया, अनुचर हो गया। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। भुलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ये भुलक्कड़ है, इस शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। और प्रत्यय क्या होता है, उपसर्ग जो होते हैं वो किसी मूल शब्द के पहले लगते हैं। ठीक है, और जो प्रत्यय होते हैं वो किसी मूल शब्द के बाद में लगाए जाते हैं, वो प्रत्यय होते हैं। तो यहाँ पे भुलक्कड़ शब्द में बताना कि कौन से प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। भू प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, बिल्कुल नहीं। भू अगर होता तो ये हो जाता, उपसर्ग पहले लगता है जो वो उपसर्ग होता है, तो भू तो होगा नहीं। डा भी नहीं होगा, बल्कि अक्कड़ होगा। ठीक है, भूल जो है एक तरह से कह सकते हैं कि एक मूल शब्द है और इसमें जो अक्कड़ अगर जो है जोड़ दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा भुलक्कड़। तो यहाँ पे कौन सा प्रत्यय लगा है, वो लगा है अक्कड़। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। गीतांजलि का सही संधि विच्छेद है। गीतांजलि का जो सही संधि विच्छेद है वो क्या है। पहला ऑप्शन है गीता प्लस अन्य होता है,
या फिर गीताम प्लस अंजलि होता है, या फिर गीत प्लस जली होता है, या फिर गीत प्लस अंजलि होता है। तो गीतांजलि का जो सही संत विच्छेद है वो उसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। गीत होता है प्लस अंजलि होता है, इन दोनों को मिला के गीतांजलि बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी मिलकर स्कूल जाता है, वाक्य का शुद्ध रूप लिखिए। ठीक है, ये जो वाक्य है ये गलत लिखा है, इसका शुद्ध रूप यानी कि जो सही रूप है वो आपको बताना है। सभी मिलकर स्कूल जाता है, ये तो सही होता नहीं है। तो पहला ऑप्शन है कि सभी मिलकर स्कूल गए, क्या ये होता है? या फिर सभी मिलकर साथ स्कूल जाते हैं, या फिर सभी मिलकर स्कूल जाते हैं, या फिर सभी साथ स्कूल जाते हैं। तो सभी मिलकर स्कूल जाता है नहीं होता है, बल्कि सभी मिलकर स्कूल जाते हैं, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या होता है इसका शुद्ध रूप? सभी मिलकर स्कूल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि रसोई घर में कौन सा समास है? रसोई घर में कौन सा समास है? क्या रसोई घर में अव्ययी भाव समास है, तत्पुरुष समास है, द्विगु है, या फिर द्वंद्व है? तो जो रसोई घर है इसमें कौन सा समास है? तो इसमें होगा तत्पुरुष समास। ठीक है, रसोई घर में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। ठीक है, तो इसका जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? बी ऑप्शन, रसोई घर, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी रसोई के लिए घर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं खाता हूँ कर्मवाच्य रूप होगा। मैं खाता हूँ, इसमें कौन सा कर्मवाच्य का कौन सा रूप होगा? ठीक है, मुझसे खाया जाता था, यानी मैं खाता को जो कर्मवाच्य रूप होगा वो क्या होगा? मुझसे खाया जाता है ये होगा, या फिर मेरे से खाया जाता है, या फिर मुझसे खाया नहीं जाता, या मुझसे खाया जाता है। तो मैं खाता हूँ का जो कृतवाच्य होगा वो होगा मुझसे खाया जाता है। क्या होगा? मुझसे खाया जाता है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? मैं खाता हूँ का कर्मवाच्य हो जाएगा। ठीक है, मुझसे खाया जाता है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मैं रोज पढ़ता हूँ वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है। मैं रोज पढ़ता हूँ, इस वाक्य में क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? पहला है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, क्या स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, या फिर रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, या फिर है कालवाचक क्रिया विशेषण, या फिर है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो मैं रोज पढ़ता हूँ, इसमें जो है कौन सा क्रिया विशेषण है? तो इसमें है कालवाचक क्रिया विशेषण। ये जो है दर्शा रहा कि रोज यानी कि पर डे वो पढ़ता है, प्रतिदिन पढ़ता है। जहाँ पे रोज, बार बार, परसों, ये सब आए पहले, पीछे या अब तक जो शब्द यूज हो वो क्या होते हैं? कालवाचक, यानी किसी भी समय का बोध कराएं। ठीक है, कह सकते हैं जहाँ पे समय का बोध हो वहाँ पे क्या होता है? कालवाचक, काल का मतलब ही समय होता है, तो कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं रोज पढ़ता हूँ, रोज का जो है यहाँ रोज दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से योजक चिन्ह कौन है? ये जो योजक चिन्ह होते हैं, जैसे बहुत सारे निशान होते हैं, मान लीजिए ये जैसे प्रश्नवाचक हो गया, ये पूर्ण विराम हो गया, तो योजक चिन्ह कौन से होते हैं? क्या पहला होगा? तो पहला तो आपका प्रश्नवाचक होता है। दूसरा जो दिया है ये आपका प्रश्नवाचक नहीं होता है। ठीक है, इसमें जैसे ओह में यूज करते हैं तो जो है विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा देते हैं, तो ये विस्मयादि बोधक है। ठीक, ये जो सी नंबर है ये आपका योजक चिन्ह होता है। कोई भी सेंटेंस से लिखते हैं तो उसके लास्ट में हम योजक चिन्ह लगा के जैसे मान लीजिए किसी का वाक्य है, महात्मा गांधी का वाक्य, जैसे करो और मरो। ठीक है, करो और मरो, ये कह दिया गया किसका वाक्य है? तो ये हो गया महात्मा गांधी का। तो ये जहाँ पर ये जो यूज होता है ये क्या होता है? योजक चिन्ह होता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ क्या है? घी के दिए जलाना जो मुहावरा होता है इसका क्या अर्थ होता है? रोशनी करना होता है, प्रसन्न होना होता है, खुशी मनाना, या फिर घी लाना होता है। तो घी के दिए जलाने का मतलब होता है खुशी मनाना। बहुत ज़्यादा खुशी होते हैं तो कहते हैं चलो आज घी के दिए जला दो, यानी तुम्हारे यहाँ तो घी के दिए जलेंगे, इसका मतलब कि आप बहुत ज़्यादा खुश हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे खुशियाँ मनाना सही हो जाएगा। लोकोक्ति का सामान्य अर्थ क्या है? लोकोक्ति का सामान्य अर्थ क्या है? लोक की उक्ति होता है, या फिर लोक की बातें होते हैं, लोगों के लेख होते हैं, या फिर अच्छी बातें। तो लोकोक्ति का मतलब अच्छी बातें नहीं होते हैं, लोगों के लेख नहीं होते हैं, लोगों की बातें नहीं होती, बल्कि लोक की उक्ति होता है। इसका मतलब जो है लोकोक्ति का जो सामान्य अर्थ होता है वो लोक की उक्ति यानी कि जो प्रचलन में चल रहा है, जो है वो एक उक्ति, एक जो है वाक्य कह सकते हैं, वो होता है लोकोक्ति। ठीक है,
चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, रस भेद बताइए। यानी कि ये जो पूरा सेंटेंस लिखा है कविता के रूप में कि चमक उठी सन 57 में, सन 57 का मतलब कि 1957 में, ठीक है। सन 57 का मतलब ये होता है 1957 में वो तलवार पुरानी थी, यानी कि जो 1957 में तलवार चली थी वो तलवार बहुत पुरानी थी जो चमकी थी। इसमें कौन सा रस दिया है? क्या भक्ति रस है? बिल्कुल नहीं, यहाँ पे भक्ति की बात नहीं हो रही है। दूसरा है वीर रस, बिल्कुल सही, यहाँ पे जो है वीर रस की बात हो रही है, वीरता की बात हो रही। जाहिर सी बात है कि तलवार वहीं उठाई जाती है जहाँ पे वीरता दिखाई जाए, युद्ध हो, युद्ध के मैदान में ही दिखाई जाती है। तो तलवार पुरानी थी, यानी चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, यहाँ पे कौन सा रस है? तो वीर रस है, वीरता की बात हो रही है। तलवार जाहिर सी बात योद्धाओं के हाथ में होती है, तो जो योद्धा होते हैं, वीर होते हैं, तलवार वीरता की निशानी होती है, तो वीर रस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती? 20 मात्राएं होती? बिल्कुल नहीं। 17 नहीं होती हैं, 15 नहीं होती, बल्कि कितनी होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। चौपाई के जो प्रत्येक चरण होते हैं उसमें कितनी होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं, ठीक है। और ये जो है एक सममात्रिक छंद होता है, इसमें कुल चरण की बात करें तो 4 चरण होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काली घटा का घमंड घटा अलंकार बताइए। काली घटा का घमंड घटा में अलंकार कौन सा है? क्या यमक अलंकार है, या फिर उपमा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, या फिर रूपक अलंकार है? तो काली घटा का घमंड घटा, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें है यमक अलंकार। क्यों है? क्योंकि एक शब्द 2 बार यूज हुआ है, ठीक है। घटा यहाँ पर भी यूज हुआ है, यहाँ पर भी, दोनों शब्द के अलग अलग अर्थ हैं। जहाँ पे एक शब्द के जो है अलग अलग अर्थ निकाले जाएं, वहाँ पे क्या होता है? यमक अलंकार होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। घटा की अगर बात करें तो एक घटा का मतलब होता है बादल, जो आप सभी जानते हैं, ठीक है। और दूसरे घटा का मतलब क्या होता है? दूसरे घटा का मतलब होता कम होना, ठीक है। दोनों के जो है अर्थ अलग अलग हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा। वर्णों के कितने भेद होते हैं? ठीक है, वर्ण जो होते हैं उनके कितने भेद होते हैं? 10 होते हैं? जी नहीं, 7 नहीं होते, बल्कि 2 भेद होते हैं। वर्ण के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। पहला होता है स्वर, ठीक है, और दूसरा होता है व्यंजन। पहला होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। तो ये 2 वर्ण के भेद होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? क्या मालिक शब्द स्त्रीलिंग है? तो मालिक तो होगा नहीं स्त्रीलिंग, ठीक है। मालिक को जब आप मालिक शब्द बोलते हैं तो स्त्रीलिंग का तो आभास होता नहीं, होता है पुरुष का, ठीक है। कहार भी नहीं होता है, पाठक भी नहीं, बल्कि योगिनी जो है, योगिनी ई लास्ट में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? ये स्त्रीलिंग है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। योगिनी स्त्रीलिंग है, बाकी क्या है? पुल्लिंग है। पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। अब इसमें पुल्लिंग बताना है जिसमें एक पुरुष का जो है आभास हो, ठीक है। पुल्लिंग वो होते हैं जो पुरुष होते हैं, उनको पुल्लिंग पुल्लिंग कहते हैं, ठीक है। क्या नायिका पुल्लिंग है? बिल्कुल नहीं। लेखिका भी पुल्लिंग नहीं है, वधु भी नहीं, बल्कि जो धावक है, धावक किसके अंतर्गत आता है? आता है पुल्लिंग के अंतर्गत, ठीक है। तो धावक यहाँ पे पुल्लिंग है, बाकी यहाँ पे स्त्रीलिंग है। शिक्षक का बहुवचन क्या हो जाएगा? एक वचन, कोई एक चीज होती है, कोई एक वस्तु है, एक व्यक्ति है, तो वो एक वचन में आएगा। एक से अधिक व्यक्ति जो होते हैं या फिर एक से अधिक जो वस्तुएं होती है वो बहुवचन के अंतर्गत आती हैं। तो शिक्षक का बहुवचन क्या हो जाएगा? क्या शिक्षकों हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। शिक्षिका नहीं होगा, शिक्षिकाएं नहीं होता है ये, बल्कि शिक्षक गण होता है। शिक्षक गण का मतलब कि कई सारे शिक्षक वहाँ पे बैठे हैं, शिक्षकों का जो समूह है उसको शिक्षक गण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा। कपड़ा में जो है क्या है? रेखांकित किया गया है, ठीक है। यहाँ पे बाय मिस्टेक नहीं हुआ है, लेकिन कपड़ा में रेखांकित है। तो यहाँ पे बताना है कि जो कपड़ा है इसमें जो है कौन सा कारक है? माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित शब्द में यहाँ पे बताना रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है, ठीक है। क्या कर्ता कारक है? तो कर्ता कारक तो होता नहीं है, कर्म कारक भी नहीं होता, बल्कि करण कारक है। कपड़ा में कौन सा कारक है? तो यहाँ पे करण कारक है, ठीक है। कर्ता कारक वो होते हैं जहाँ पे क्रिया के संपन्न होने का बोध हो, वो कर्ता होते हैं। और करण कारक वो होते हैं जो क्रिया का साधन या उपकरण हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिया का जो साधन और उपकरण है क्या है? कपड़ा है। माने क्या खरीदा? कपड़ा खरीदा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह मेरी पतंग है। यहाँ पे यह मेरी पतंग में जो है रेखांकित है, इसमें भेद बताना, रेखांकित का भेद बताना है। यानी कि यह मेरी जो पतंग है इसमें जो है
जो मेरी पतंग है, इस शब्द में कौन सा जो है कह सकते हैं सर्वनाम है। ठीक है, कौन सा सर्वनाम है बताना है। क्या निश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, जी नहीं, निजवाचक सर्वनाम है, या फिर है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो यह मेरी पतंग में जो सर्वनाम है वो है निश्चयवाचक, यानी कन्फर्म है कि यह मेरी पतंग है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भेद है। समझदार जो शब्द दिया है इसमें विशेषण का कौन सा भेद है। क्या सार्वनौमिक विशेषण है, या फिर संख्यावाचक विशेषण है, परिणामवाचक विशेषण है, या फिर गुणवाचक। तो समझदार होना एक गुण होता है एक व्यक्ति का, या एक किसी भी जो है लड़की का, लड़का का, व्यक्ति का एक समझदार क्या होता है, गुण होता है। तो ये क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। चर्चा शब्द से बना विशेषण है। जो चर्चा शब्द है इससे जो विशेषण बना है वो क्या होता है। क्या चर्चाएं एक विशेषण है, या फिर चर्चा वैसे गलत लिखा है, ठीक है, या फिर चर्चित जो है विशेषण है, या फिर चर्या। तो यहाँ पे चर्चा का जो विशेषण है वो हो जाएगा चर्चित। क्या हो जाएगा, चर्चित हो जाएगा चर्चा का विशेषण। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। धातु किसे कहते हैं। धातु जो है कहते हैं, यानी किसको कहते हैं धातु। क्या जो है क्रिया के मूल रूप को कहते हैं, क्रिया के सामान्य रूप को कहते हैं, क्रिया के उत्तम रूप को कहते हैं, या फिर क्रिया के संपूर्ण रूप को कहते हैं। तो धातु वो होते हैं जो क्रिया के मूल रूप होते हैं, यानी कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। ठीक है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। तो पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, भूतकाल के कितने भेद हैं। भूतकाल के कितने भेद हैं। 7 होते हैं, 6 होते हैं, या फिर 9 होते हैं, या फिर 4 होते हैं। तो जो भूतकाल होता है उसके सामान्य जो है कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। तो 6 होते हैं। 6 कौन कौन होते हैं। पहला होता है सामान्य भूतकाल, दूसरा होता है आसन्न भूतकाल, तीसरा पूर्ण भूतकाल, और चौथा होता है अपूर्ण भूतकाल, पांचवा होता है संदिग्ध भूतकाल, और छठा होता है हेतु हेतु मदभूत। यानी कि 6 टोटल भूतकाल के भेद होते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। तद्भव शब्द बने हैं। जो तद्भव शब्द होते हैं किनसे बने होते हैं, विदेशी शब्दों से बने होते हैं, जी नहीं। हिंदी के मूल शब्दों से बने होते हैं, जी नहीं। उर्दू शब्दों से के बदलाव से बनते हैं, जी नहीं। संस्कृत शब्दों में जो कुछ बदलाव किए जाते हैं वो तद्भव शब्द होते हैं। यानी जो संस्कृत शब्द से, जो संस्कृत भाषा होती है उनसे जो लिए गए शब्द होते हैं, उनसे जो उनके जो बिगड़े हुए रूप होते हैं वो क्या होते हैं, तद्भव होते हैं। और जो संस्कृत शब्द को हम एज इट इज यूज करते हैं वो तत्सम होते हैं। लेकिन संस्कृत के शब्दों को हम अपनी तरह से अलग तरीके से जो उच्चारित करते हैं उनका जो बिगड़ा रूप होता है, जिनको हम जो है रोजमर्रा में रोजमर्रा यानी पर डे जब यूज करते हैं तो वो जो है थोड़ा सा डिफरेंट यानी कि परिवर्तित हो जाते हैं। तो वो क्या होते हैं, तद्भव होते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तत्सम शब्द पहचानिए। तत्सम शब्द बताना है। निद्रा होता है, कान होता है, मोर होता है, या फिर बंदर होता है। तो कान तो होता नहीं है। कान का जो तत्सम होता है वो क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक है, मोर का मोर नहीं होता बल्कि मयूर होता है। ठीक है, और बंदर का जो है, बंदर जो है जो बंदर का तत्सम होता है वो क्या होता है, वो होता है वानर। बंदर का क्या होता है, वानर होता है। ठीक है, तो ये 3 शब्द क्या हैं, ये तद्भव है। निद्रा जो है आपका क्या है, तत्सम है। अगर इसका तद्भव की बात करें तो निद्रा का जो तद्भव होता है वो नींद होता है। ठीक है, तो निद्रा क्या है, एक तत्सम शब्द है। पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्याय शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं है। यानी पर्यायवाची जो शब्द होते हैं उनका कौन सा समूह सही नहीं है, यानी कि निगेटिव बताना है। पहला है पाठशाला, विद्यालय, स्कूल। दूसरा दिया है नारी, महिला, औरत। तीसरा है पहाड़, पर्वत, पुस्तक। तो आप सभी जानते हैं कि पाठशाला, विद्यालय, स्कूल ये सभी एक जो है पर्याय हैं। स्कूल का ही, स्कूल को विद्यालय भी कहते हैं, पाठशाला भी कहते हैं, नारी को महिला, औरत भी कहते हैं, पहाड़ को पर्वत कहते हैं, लेकिन पुस्तक नहीं कहते हैं। ये ऑप्शन क्या है, गलत है। और यही आपका जो है सही हो जाएगा क्योंकि निगेटिव पूछ रहा है। इनमें से सही विलोम शब्द का युग्म कौन सा है। सही विलोम शब्द का जो युग्म है कौन सा है, आदान प्रदान है, यानी आदान का क्या प्रदान होता है विलोम, या फिर जो है
दूसरा है कि आदान का निदान होता है, जी नहीं। प्रदान का विदान होता है, आदान का समाधान होता है, ये गलत है। आदान का जो है विलोम होता है वो प्रदान होता है, तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही है। जयद्रथ वध किसकी रचना है? ये जो है रचनाओं से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन जो है आपकी रचनाओं से पूछे जाते हैं। तो जयद्रथ वध जो है ये किसकी रचना है? क्या ये जयशंकर प्रसाद की है? जी नहीं, जयशंकर प्रसाद की नहीं। जयशंकर प्रसाद की जो रचना है वो जैसे कामायनी, लहर, आंसू, जन्मेजय का नाग यज्ञ, ये सब किसकी हैं रचनाएं? जयशंकर प्रसाद की हैं। तो जयद्रथ वध किसकी है? तो ये है मैथिली शरण गुप्त की। ठीक है, जयद्रथ जो वध है ये मैथिली शरण गुप्त की है। इनकी रचनाओं में जो अन्य रचनाएं हैं वो भारत भारती है, पंचवटी है, यशोधरा है, ये इनकी मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं। ठीक है, अगर बात करें निराला यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाओं की, तो परिमल, आराधना, अनामिका इनकी रचनाएं हैं। और सुमित्रा नंदन पंत की जो रचनाएं हैं उनमें युगांत, लोकायतन जो है फेमस है, चिदम्बरा, स्वर्ण किरण, ये सब जो है प्रसिद्ध हैं, जो पूछी जाती हैं। जयद्रथ वध जो है वो मैथिली शरण गुप्त का है, बी ऑप्शन सही होगा। अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? तो ये है महादेवी वर्मा की। किसकी है? महादेवी वर्मा की है। अयोध्या सिंह उपाध्याय की अगर रचनाओं की बात करें तो पारिजात, रुकमणी, परिणय, अधिकिला फूल, ठेठ हिंदी का ठाठ, ये किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय की है। ठीक है, तो अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? तो ये है महादेवी वर्मा की, याद रखना है। अब जो है आपके गद्यांश पूछा जाता है, यानी कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आपके गद्यांश से पूछे जाते हैं। तो गद्यांश सबसे पहले पढ़ लीजिए कि इसका जो शीर्षक है वो क्या है, किस टॉपिक की बात करी गई है, फिर इसी टॉपिक से रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, यानी कि कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके इसी गद्यांश से पूछे जाते हैं। अब गद्यांश देख लेते हैं। गद्यांश आपको पढ़ना कंपलसरी है। जब तक आप गद्यांश पढ़ेंगे नहीं, आपको नहीं पता चलेगा कि इस गद्यांश का टॉपिक क्या है, शीर्षक क्या है। कई बार शीर्षक से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो पढ़ना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विश्व की कोई भी ऐसी सभ्यता नहीं है जिसने वनों के मूल्य को न आंका हो। वन विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों तथा प्रजातियों के एकमात्र आश्रय स्थल थे और आज भी हैं। वनों के निरंतर घटने से इनके संरक्षण की आवश्यकता पड़ी। वनों के निरंतर घटने से इनके संरक्षण की आवश्यकता पड़ी। आज भी वन संरक्षण की आवश्यकता पहले जैसी ही बनी हुई है। वनों में उगे पेड़ पौधों हमारी ईंधन की समस्याओं का समाधान करते हैं। इनसे हमें इमारतें, फर्नीचर आदि बनाने के लिए कई प्रकार की लकड़ियां प्राप्त होती ही हैं। साथ ही कागज बनाने के लिए कच्ची सामग्री भी उपलब्ध होती है, परंतु इन्हें काटने के साथ साथ इनका संरक्षण भी आवश्यक है। पेड़ पौधे वर्षा कराने में सहायक बनकर पर्यावरण की रक्षा करते हैं। वहीं इनमें कार्बन डाइऑक्साइड जैसी विषैली गैस को सोखने की क्षमता भी होती है, जिससे हवा में गैसों का संतुलन बना रहता है। ऐसा करके वे हमारी पृथ्वी को सुरक्षित रखते हैं। पर्यावरण की सुरक्षा के साथ साथ हमारी सिंचाई और पेयजल की समस्या का समाधान भी वनों के संरक्षण से ही संभव हो सकता है। वनों के कारण ही नदियां अपने भीतर जल की अमृत धारा संजोकर प्रवाहित हो रही हैं। तो ये आपका गद्यांश है। अब गद्यांश से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि आपका ये दिया है कि वनों का मूल्य आंकने का अर्थ क्या होता है। ठीक है, जो वनों का मूल्य आंका जाता है कि वन हमारे लिए कितने उपयोगी, क्यों, इसका अर्थ क्या होता है? वनों के महत्व को समझना होता है, या फिर वनों को अत्यधिक काटना होता है, या फिर वनों को बेचना होता है, या फिर वन लगाना होता है। तो वनों का मूल्य आंकने का जो अर्थ होता है वो होता है वनों के महत्व को समझना, ना कि जो है वन लगाना, वनों को बेचना या फिर अत्यधिक काटना। ये तो ऑप्शन आपके, इसकी तो बात ही नहीं कही गई, वनों के महत्व की बात की गई है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा गद्यांश के अकॉर्डिंग। आश्रय स्थल से अभिप्राय क्या है? आश्रय स्थल से क्या मतलब होता है? भोजन का स्थान होता है? जी नहीं। घूमने का स्थान होता है, रहने का स्थान होता है, या फिर आश्रय का स्थान सॉरी सी सही हो जाएगा, रहने का। आश्रय स्थल का मतलब होता है रहने का स्थान, आश्रय का मतलब है रहना। ठीक है, और स्थल का मतलब है स्थान। तो रहने का स्थान को क्या कहते हैं? आश्रय स्थल कहते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन रहने का स्थान सही हो जाएगा। वनों के संरक्षण से अभिप्राय है। वनों के संरक्षण यानी वनों संरक्षण मतलब होता है सुरक्षा करना। वनों की सुरक्षा करने का अभिप्राय यानी मतलब क्या होता है? वनों को काटना होता है? जी नहीं। फैलाना होता है? जी नहीं। वनों को साफ करना होता नहीं, वनों को बचाना होता है। संरक्षण करने का मतलब सुरक्षित रखना या बचाना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वनों को बचाना। यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नदियों में जलधारा किसके कारण प्रवाहित हो रही है? जो नदियों में जलधारा प्रवाहित हो रही है किसके कारण हो रही है?
क्या ये वनों के कारण हो रही? बिल्कुल सही। धरती के कारण नहीं, किसानों के कारण नहीं, समुद्रों के कारण नहीं, वनों के कारण। जो है नदियों में जलधारा बह रही है वो किसके कारण हो रही है? तो जाहिर सी बात वन की बात हुई है इस गद्यांश में, तो वनों के कारण ही नदियों में जलधारा प्रवाहित हो रही है। वन पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार करते हैं? जो वन होते हैं वो हमारी पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार करते हैं? तेज हवाएं चलाकर करते हैं? जी नहीं। छाया देकर करते हैं? जी नहीं। वर्षा कराने में सहायक बनकर। जो वन होते हैं वो पर्यावरण की रक्षा जो है वर्षा कराने में सहायक होते हैं, जिससे जब वर्षा होती है तो जाहिर सी बात है कि चारों तरफ पानी होता है, फिर अन्य पेड़ पौधे उगते हैं, तो उससे जो है पर्यावरण की रक्षा हो जाती है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है पिछले जो आपके जो है 2018 में एग्जाम हुए थे उनके जो है प्रैक्टिस पेपर हैं, आप इनको देखिए और सॉल्व करिए खुद से कि आपके 37 में कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक है, कोशिश करिए कि 37 में 37 नंबर आए, क्योंकि पहले जो आपके एग्जाम होते थे बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे जाते थे, आपने देखा भी होगा, लगभग क्वेश्चन इसमें आते होंगे आपको। ठीक है, तो ऐसे ही पेपर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट जो है सॉल्व करेंगे ताकि आपको ये कंफर्म हो जाए कि आपके कितने नंबर आते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आज आप सभी को ये जो क्लास हम करा रहे हैं पसंद आती होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा जिनका उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम है। बाकी आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा।